हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसको लिखा है मैंने पार्ट 1 क्योंकि सारी टर्म्स हम आज की वीडियो में कवर नहीं करने वाले, हम इसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे आज और कुछ पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो, फाइन। तो अभी जितना भी आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने देखा अकाउंट्स पढ़ते हुए हमारे को कुछ नए नए शब्द सामने आते हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, डेबिट, क्रेडिट, है ना, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, ऐसे ड्राइंग्स, राइट। तो दीज आर द टर्म्स जिनका कभी कभी सुनने में हमें कुछ मीनिंग समझ में आता है, लेकिन वो जो समझ में आता है वो एज ए लेमन, जो किसी साधारण आदमी को समझ में आता है वैसे ही हमको समझ में आता है अगर हमने अकाउंट्स के सब्जेक्ट की नॉलेज अभी नहीं की है या हमने इनको टर्म्स को डिटेल में नहीं समझा है। तो वो जो लेमन की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स बन गए हैं और अकाउंट्स हमें सीखना है। अकाउंट्स को एज ए सब्जेक्ट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड, है ना। हम इसको अकाउंट्स को आगे पढ़ने वाले हैं। अभी 11th है, फिर 12th आएगी, फिर कॉलेज आएगा, ओके, फिर आगे आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। तो जो हमें शुरुआत में ही टर्म सीख लेनी चाहिए, उसका ये राइट स्टेज है अभी सीखने का। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन क्लिक करने से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके मन में कोई बात है, मेरे लिए कोई एडवाइस है या कोई आपको सब्जेक्ट के बारे में डाउट है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से। पहला अकाउंटिंग टर्म है, पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग सीखा था तो अकाउंटिंग का मीनिंग था कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, है ना। ये सारे जो चीज़ें हम कर रहे थे, किसका क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिकली। आई मीन कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना होता था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर समराइज करना है, ओके। तो क्या है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? पहली बात तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ही बात है, राइट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे बोला, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात, इट शुड बी ए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट। तो ये एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवेंट होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी बात। तीसरी बात, इट शुड बी बिटवीन 2 पार्टीज। तो 2 पार्टियों के बीच में होती है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक तो बिजनेस हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक सामने कोई उसका कस्टमर या कोई सप्लायर, है ना, कोई लेंडर या कोई बोरोवर, कोई भी हो सकता है जिससे वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। एंड ये ऐसी ट्रांजैक्शन है बिटवीन 2 पार्टीज that initiates the accounting process of recording in the books of accounts, बेसिकली, है ना। जो इसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है उसके प्रोसेस का ये इनिशिएटिंग पॉइंट है। मतलब शुरुआत यहाँ से होती है। इनिशिएट मीन्स शुरुआत करना, टू बिगिन, ओके। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत। तो दिस इनिशिएट्स, तो ये शुरुआत करती है उस अकाउंटिंग प्रोसेस के, इस ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग प्रोसेस के रिकॉर्डिंग पार्ट की, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो रिकॉर्ड क्या करेंगे हम? डेफिनेशन में लिखा है कि जो हमें रिकॉर्ड करना होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। तो पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी, देन वी विल आइडेंटिफाई, फिर मेजर करेंगे, फिर समराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, जो भी प्रोसेस है उसमें जाएगी वो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो दिस इज द बेसिस। क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? इसमें या तो एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, है ना, या एक्सचेंज ऑफ सम असेट्स, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसके एग्जांपल क्या लिखा मैंने? सेल ऑफ गुड्स, इट कैन बी कैश सेल्स, इट कैन बी क्रेडिट सेल्स, इट कैन परचेज कैन बी कैश एंड इट कैन बी क्रेडिट आल्सो। क्रेडिट का मतलब उधार, कैश परचेज या उधार वाली परचेज। रिसीप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स और पेमेंट टू सप्लायर्स। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक तो फाइनेंशियल होनी चाहिए, मनी में मेजर करने, मनी में मेजरेबल होना चाहिए, ओके। दूसरा, 2 पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए नेचुरली। तीसरा, एक्सचेंज ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो ये बात हुई। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट।
अकाउंट हमने अकाउंटिंग के मीनिंग में ही क्लासिफिकेशन के टाइम में हमने पढ़ा था कि लेजर में अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की एक पर्टिकुलर हेड के अंडर. सो अकाउंट इज ए टी शेप फॉर्मेट वेयर वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कॉमन नेचर एट वन प्लेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड. ओके, जैसे सारी परचेजेस परचेज अकाउंट में, सारी सेल्स सेल्स अकाउंट में, सारी सैलरीज सैलरीज अकाउंट में, सारी वेजेस वेजेस अकाउंट में, सारा रेंट रेंट अकाउंट में. ओके, तो अकाउंट लेजर एक बुक होती है, तो लेजर के अंदर डिफरेंट पेजेस पे हम टी शेप फॉर्मेट्स के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं और हर अकाउंट में एक अलग से कॉमन नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. राइट. कैपिटल, थर्ड टर्म. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, चाहे वो प्रोपराइटर हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, है ना. ये सब ओनर होते हैं बिजनेस के, डिपेंडिंग अपॉन की जो फर्म है वो प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है. ओके, तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर्स to start the business or to expand the business. It can be in term of money or it can be in term of assets having monetary value. Right? कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ा जाता है और कैपिटल से लॉसेस एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. आई मीन इनकम्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीजेस कैपिटल. ठीक है. ड्राइंग्स. Drawings is the amount withdrawn by the owner for personal, domestic or household expenses, or we can say for non-business use. It can also be withdrawn in term of money also, in cash form also, or it can also be withdrawn in the form of some goods or some assets. Okay? जैसे कोई अगर गारमेंट्स ट्रेडर है तो घर में उसको गारमेंट्स चाहिए अपने बेटा के लिए, वाइफ के लिए या बेटी के लिए, तो अपनी दुकान से ही ला सकता है ना. वो कहीं और से क्यों खरीदेगा? अपनी दुकान की क्वालिटी भी पता है उसको और उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा तो उसको कॉस्ट भी कम पड़ेगी. ऐसे ही सपोज कोई फर्नीचर ट्रेडर है, उसको घर में सोफ़ा डाइनिंग टेबल चाहिए तो अपने दुकान से ही ला सकता है ना वो. तो जब वो घर के लिए सामान लाता है ऐसा जो यूजेबल होता है उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और वो अपने ही बिजनेस से निकाल लेता है वो सामान या कैश, तो वो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स. और ड्राइंग्स से हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है. लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ इज द अमाउंट विच इज़ पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स एंड इवन टू द ओनर. इसलिए हम लाइबिलिटी को एक तो ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी इज अमाउंट पेएबल टू ओनर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं या ओनर्स इक्विटी बोलते हैं. ठीक है. आउटसाइडर्स लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, मतलब ओनर को छोड़ के जो बाकी लोग हैं, जैसे बैंक लोन हो गया या क्रेडिटर्स हो गए या कोई एक्सपेंस हमने पे नहीं किया, तो जो हमने थर्ड पार्टीज़ को जो पेमेंट करनी है, जो हमने उनसे गुड्स या सर्विसेज या असेट्स एक्वायर कर लिए हैं, उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टीज़ के लिए, आउटसाइडर्स के लिए. ओनर को छोड़ के दोज आर आउटसाइड लाइबिलिटी. ओके. सो अमाउंट ओल्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी अगेन हम क्लासीफाई करते हैं एक तो नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती है जिनका रीपेमेंट पीरियड एक साल से ज़्यादा होता है, जिनको हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे नहीं करना होता, रादर हमको 2, 3, 4, 5 साल में रीपे करना होता है. वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है. करेंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमें विद इन नेक्स्ट बिजनेस साइकिल और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स रीपे करना होता है. नॉन करेंट लाइबिलिटी के एग्जांपल होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जनरली वो लंबे समय तक के लिए होता है, या कोई भी ऐसा लोन जिसका रीपेमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गई. और भी कई होती है जो डिबेंचर्स है, वो अभी आपका सब्जेक्ट नहीं है, 12th में आप पढ़ोगे, है ना. तो ऐसे कई हमारी सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं जिनको हमें 1 साल के अंदर पे नहीं करना होता और हम बाहर से बोरो करते हैं, तो वो नॉन करेंट हो गया. कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, वो करंट लाइबिलिटी हो गई. उसके एग्जांपल्स होते हैं सप्लायर्स या क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. ये करंट लाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल होते हैं. ठीक है. राइट. फिर लाइबिलिटी को एक और डिफरेंशिएशन है लाइबिलिटी का, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ये मैंने बताया आपको, ये मैं बता चुका आपको. इंटरनल लाइबिलिटी इज टुवर्ड्स
प्रोपराइटर जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी मैंने बताया कि जो हम आउटसाइडर्स को ओ करते हैं, ये शायद मैं पहले बोल चुका अभी, ठीक है। देन कम्स असेट्स। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, ओके, दैट मीन्स थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस, थिंग्स ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टीज ही होती है, आर असेट्स, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ओके। बिजनेस को इनसे हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के। दे एनेबल द बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, ओके। इनसे बिजनेस फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन करने के लिए लायक बन जाता है या इनेबल होता है, ओके, राइट। असेट्स कितनी तरह के होते हैं, एक नॉन करंट असेट्स होता है, एक करंट असेट्स होता है ना। तो नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, उनको इसलिए परचेज नहीं किया जाता कि हमने उनको बेचना है, ओके। दे आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और टू असिस्ट द बिजनेस, या तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह, या बिजनेस की ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी, फर्नीचर, एयर कंडीशन, इक्विपमेंट्स, ये सारी नॉन करंट असेट्स है जो बिजनेस को हेल्प करने के लिए होती है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ओके, राइट। ये भी चार तरह की होती हैं। कैसे होती हैं? एक होती है फिक्स्ड असेट्स, एक होती है नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस, और एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। लोन्स एंड एडवांसेस के लिए हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, नॉन करंट मैंने बोल दिया पहले, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स, ओके। तो फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? फिक्स्ड असेट्स आर दोज नॉन करंट असेट्स which are held again not to be sold but to increase the earning capacity of the business। तो नॉन करंट में असेट्स में जो पहला क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड असेट्स का, वो क्या है? जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, है ना, एयर कंडीशनर, ओके, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा, राइट। तो और ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी, this is important, these are not bought or not acquired to be resold, okay, they are acquired to increase the earning capacity of the business की earning capacity बढ़ाने के लिए acquire किया, जिससे हम ज़्यादा कमा सकें। these are classified into tangible and intangible assets, इनकी भी सब क्लासिफिकेशन है, tangible assets and intangible assets। tangible assets वो होती है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल शेप होती है, ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मोटरसाइकिल, और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एट्सेट्रा, ओके। और इनटेंजिबल असेट्स वो होती है जिनको हम देख छू नहीं सकते। इनटेंजिबल असेट्स होती है जिनको हम देख छू नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है, उनकी फील कर सकते हैं, लेकिन वो भी वैल्यूएबल होती है, रियल असेट्स होती हैं, एक्चुअल असेट्स होती हैं, ओके, इनटेंजिबल। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा, राइट। फिर आ गई आपका करंट असेट्स, ओके। करंट असेट्स वो असेट्स है जो कि विच आर मेंट फॉर कन्वर्शन इनटू कैश, ये कैश में कन्वर्ट होने के पर्पज से एक्वायर की जाती हैं। जैसे हमने बिजनेस करना है, कुछ बेचेंगे ना, तो कुछ खरीदेंगे, तो जो खरीदा वो बेचने के लिए खरीदा, इसका मतलब हमने ये तो नहीं खरीदा कि हम 1 साल के बाद बेचेंगे, ओके। तो वो हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक लाइंग इन द बिजनेस इज मेंट फॉर कन्वर्टिंग दैट इनटू कैश, ओके, राइट। और नेचुरली विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और विद इन कमिंग 12 मंथ्स, तो हमें स्टॉक तो हम चाहते हैं जितना जल्दी बिके उतना अच्छा है, पैसा होगा और खरीदेंगे और बेचेंगे, है ना। तो स्टॉक इज टू बी सोल्ड एंड इट इज़ मेंट फॉर कन्वर्शन टू कैश। ऐसे जिन लोगों को हमने उधार में माल बेच दिया, उनसे पैसा आना होता है, उनसे भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में वो पैसे देंगे। उनसे भी ये नहीं होता है कि वो 12 महीने के बाद देंगे या 1.5 साल में, 2 साल में देंगे, तो डेटर्स बोलते हैं उनको। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल होता है, वो डेटर्स जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं, हाँ, हमारा एक ऑर्डर होता है, उसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि हाँ मैं तुमको 2 महीने में या 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा। तो जब वो डेटर्स एक राइटिंग में लिख के दे देते हैं, है ना, एक अपनी एक्सेप्टेंस, ओके, ये चैप्टर है 14वां 15वां आपकी बुक में, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है उसके लिए जिसको पेमेंट मिलनी होती है, और बिल्स पेएबल कहलाएगा उसके लिए जिसने पेमेंट देनी होती है। तो बिल्स रिसीवेबल एक करंट असेट्स है।
सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस, कोई मैंने एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट कर दिया, जैसे मैंने रेंट 6 महीने का दे दिया तो अगले 6 महीने मुझे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, रेंट नहीं देना पड़ेगा। मैंने सैलरी एडवांस दे दी तो अगले 2 महीने की एडवांस दिया तो 2 महीने मैं सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन वो एम्प्लॉय काम करेगा। मैंने इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट कर दी एडवांस में, तो मुझे जितना पीरियड कवर हो रहा है अगले साल का उतने पीरियड तक मुझे पेमेंट नहीं करनी है ना। जब वो मेरा प्रीमियम की डेट एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब मैं एडवांस पेमेंट करता हूँ तो जहाँ तक मैंने जिस डेट तक एडवांस पेमेंट की है वहाँ तक मैं उसके बेनिफिट्स अवेल कर सकता हूँ ना, राइट। तो ये भी करंट एसेट होती है। ओके, ये जो एक्सपेंसेस एडवांस में पेमेंट करते हैं तो जनरली ये भी एडवांस पेमेंट 2, 4, 6 महीने का नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कवर करते हैं बेसिकली, राइट। ये हो गया। तो हमने क्या किया, स्टॉक पढ़ा, हमने डेटर्स पढ़ा और प्रीपेड एक्सपेंस हमने बात की। अक्रूड इनकम वो है जो हमने जहाँ पे हमने गुड्स तो नहीं बेची, अपनी सर्विसेज दी और हमारी इनकम अक्रू हो गई है, राइट। या हमारा पैसा डिपॉजिट है बैंक में, वहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है हमारे डिपॉजिट के ऊपर, तो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, हमारी जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अक्रू का मतलब होता है कि हमारी इनकम ग्रो कर रही है हमारी एक इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं पे, तो वो अक्रूवल होता है ना, वो भी एक करंट एसेट्स है। और सम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको कि हम कभी भी बेच सकते हैं, या जो हमने महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट किया और हम उसके बाद करंट ईयर में उनको बेच के इनकैश कर लेंगे, दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, दीज आर ऑल्सो करंट एसेट्स। ओके, तो करंट एसेट्स या तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ऐसी एडवांस पेमेंट्स जो हमें आने वाले टाइम में हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और हमें बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, तो वो भी एक तरह से कैश को बचा रहे हैं, नहीं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो उसका भी हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि कैश में कन्वर्शन ही है। देन कम्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एक्सपेंडिचर होता है जो हमने असेट्स, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए या तो पेमेंट कर दिया है या हमने पेमेंट नहीं किया तो हमने अपने आप को लायबल कर लिया है कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इट इज एक्वायरिंग ऑफ सम असेट्स और सम गुड्स और सम सर्विसेज, राइट, अगेंस्ट आइदर पेमेंट और अगेंस्ट प्रॉमिस, कि हमने प्रॉमिस किया भाई पेमेंट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी हमने जनरेट कर ली, अपने ऊपर लायबिलिटी इनकर कर ली है, राइट। एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर सम फिक्स्ड एसेट्स, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं या ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, है ना, वो और या तो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा और टू इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, या हमने किसी एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाया, जैसे कोई मशीन है वो ख़राब हो रही थी, हमने उसका इंजन ओवरऑल किया, ओके, थोड़ा मेजर एक्सपेंस किया जिससे कि उसकी लाइफ और 2, 4, 5 साल बढ़ जाए, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना उसकी, राइट। तो वो सारे एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट हमको ओवर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर मिलते रहेंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इनकी ट्रीटमेंट असेट्स की तरह ही होती है, क्योंकि हमने बोला कि फिक्स्ड एसेट एक्वायर करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके, राइट। नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस से ज़्यादा होते हैं ये, ओके, बड़ा एक्सपेंस होता है जिसके हमें बेनिफिट्स विद इन द करंट ईयर एक्सपायर नहीं होते, आने वाले 2, 3, 4, 5 साल तक हमें बेनिफिट मिलते रहते हैं, राइट। तो बोलता है वो दे गिव बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर टू द बिजनेस। एंड्योरिंग का मतलब ये है कि थोड़ा लंबे समय तक चलने वाले हम बेनिफिट्स हमको देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको हम बैलेंस शीट में असेट की तरह रिकॉर्ड करते हैं, ओके, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिनके बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाते हैं करंट ईयर में ही। हम पेमेंट करते हैं, संग के संग उनके बेनिफिट एक्सपायर होते रहते हैं। जैसे सैलरी पे की महीने की, तो एम्प्लॉय ने 1 महीने काम करेगा, फिर अगले महीने काम करेगा, फिर हमें सैलरी पे करनी है, अगले महीने काम करेगा, फिर सैलरी पे करनी है। तो जैसे जैसे हम पेमेंट करते हैं वैसे वैसे वो काम करता रहता है। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने की सैलरी पे कर देंगे वो 6 महीने काम करेगा या पूरे साल काम करेगा, है ना। ऐसे ही हम कार खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कार चलेगी 20 साल या 10 साल या 5 साल, लेकिन कार में हमें पेट्रोल रेगुलरली डलवाना पड़ता है, उसकी सर्विसेज रेगुलरली करनी पड़ती है, उसका रिपेयर पंक्चर रेगुलरली कराना पड़ता है, ठीक, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो नॉर्मल रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस होते हैं, नॉर्मल रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी एसेट होता है ना, वो भी होता है। रिकरिंग होता है, रिपीटिंग होता है कि वो होते रहते हैं,
वन टाइम नहीं होते कि एक बार खर्चा कर दिया और सालों साल आपको फ़ायदे देंगे, ऐसे नहीं होते हैं। और नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, जो हमारा ट्रेड एंड बिजनेस है, जो भी हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसके नॉर्मल कोर्स में ये खर्चा होता है। जैसे मैंने एम्प्लॉय रखे हैं, सैलरी पे करनी पड़ेगी, है ना, एक रिसेप्शनिस्ट रखनी ही पड़ेगी, लाइट जलानी ही पड़ेगी, टेलीफोन मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे मेरे कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिकरिंग होते हैं, ओके, ये रिपीटिटिव होते हैं, हर महीने होते हैं, कभी हर रोज़ भी हो सकते हैं, और हर साल में रिपीट तो होते ही हैं, राइट। तो इनको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इनके बेनिफिट्स करंट ईयर में ही एक्सपायर हो जाते हैं। इनके बेनिफिट्स आने वाले सालों तक फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ओके। और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो, ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और फिर फाइनली कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल। सब बच्चों को बेनिफिट मिले और भी बच्चों को बेनिफिट मिले। और कुछ भी आपके मन में ऐसा है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। ओके, बाय बाय।